अब हम आपसे केतु से बने हुए ईश्वरीय ऋण के बारे में बात करेंगे कि छठे भाव में यदि चंद्रमा और मंगल हो तो ऐसे जातक या जातिका को ईश्वर से बना हुआ ऋण लगता है, जिसे हम ईश्वरीय ऋण कहते हैं। ईश्वरीय ऋण का सीधा सा मतलब है कि आपने देखा होगा कई लोग ईश्वर के कामों में उनको कोई मुराद मांगते हैं, कोई उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना के बदले में उनका कोई भुगतान नहीं करते हैं। अपने कुल देवी देवताओं से, अपने देवताओं से कुछ प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बदले में उनसे कुछ बोलते हैं कि भगवान आप मेरा ये काम करा दो, उसके बदले में मैं आपको ये चीज़ चढ़ाऊँगा, वो चीज़ चढ़ाऊँगा। इस तरीके के कुछ मन्नतें माँगते हैं। तो जो व्यक्ति मन्नत माँगने के बाद मन्नत पूरी हो जाती है, उसके बाद वो चीज़ पूरी नहीं करता है, तो उसे ईश्वरीय ऋण लगता है, जो कि हमारी कुंडली में ईश्वरीय ऋण बनकर आता है। इसलिए आप देखें कि बड़े-बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है कि जब भी आप कोई मन्नत या मान्यता कर रहे हैं, तो आपने जो मन्नत रखी है कि यदि वो पूरी हो जाती है, तो उसका भुगतान आप ज़रूर करें। अदरवाइज़ वो आपके जीवन में एक ऋण बनकर आएगा, जिसे हम केतु से बना हुआ ईश्वरीय ऋण कहते हैं। तो इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि यदि खाना नंबर 6 में चंद्रमा या मंगल हों, तो ऐसे जातक या जातिका को ईश्वरीकरण लगता है। यदि ये दोनों खाना नंबर 6 में एक साथ होते हैं, तब तो ये ऋण बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। लेकिन यदि अलग-अलग हों, तो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट कम होता है, लेकिन इफ़ेक्ट रहता है। लालच में आकर किसी की हत्या कर देने से, सगे-संबंधियों से विश्वासघात करने से, नास्तिक प्रकृति का होने से, भगवान को दी गई मान्यताओं, उनसे की गई उनसे की गई कामना और उसका फिर जो कामना की है, जो मान्यता की है या जो फिर जो उन्होंने माँगा है, उसका चुकाने नहीं मतलब देने से नहीं, जो ऋण लगता है, वो केतु से बना हुआ ईश्वर ऋण ऋण होता है, जिससे जातक या जातिका की शादी में प्रॉब्लम आती है, संतान नहीं होती है, विश्वासघात का उसको सामना करना पड़ता है। धीरे-धीरे सारे के सारे व्यर्थ के कार्यों में उसका जो पैसा है, जो समय है, वो जमा धन नष्ट हो जाता है। इसे ही हम ईश्वरीय ऋण कहते हैं। इसका सीधा और सिंपल सा उपाय ये होता है कि आपको घर के प्रत्येक सदस्यों से धन एकत्रित करके, धन लेकर एक मात्रा में 100 कुत्तों को भोजन कराने से आपको इस ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको हर ग्रह से संबंधित जितने भी आपको मैंने ऋण बताए हैं, वो सभी को समझ में आ गए होंगे। यदि इसमें से किसी को कोई डाउट हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ, इसमें से आपको हो सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 100 कुत्तों को भोजन कराने से, अब बोलेंगे आपका डाउट होगा कि 100 कुत्ते हमें एक साथ तो मिलेंगे नहीं। तो देखिए 100 कुत्ते आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको गली-गली में कुत्ते ज़रूर मिलेंगे। और आप ये भी बोलेंगे कि एक ही कुत्ता यदि 4 रोटी खा जाए या कुछ 4 चीज़ें खा जाए, 4 बार खा जाए, आपको सबसे पहले तो 100 अलग-अलग कुत्तों को गिनकर चीज़ें तो खिलानी ही हैं। फिर यदि वो डबल-तिबल कितनी भी बार खा लें, वो एक बात अलग होती है। लेकिन आपको ये जो 100 कुत्तों का भोजन है, वो आपको 100 कुत्ते को देखकर ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 कुत्तों को ही 100 पत कुत्तों का भोजन खिला दिया। हो सकता है कि जब आप कुत्तों को भोजन कराएँ या जो चीज़ आपने बनाई है वो कुत्तों को पसंद ना आए। तो यहाँ पर उन कुत्तों के द्वारा उस भोजन को खाना भी वो चीज़ ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कुछ उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उन कुत्तों ने आपका द्वारा बनाया गया भोजन स्वीकार नहीं किया। इसलिए यहाँ पर आपको कुत्तों से संबंधित जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, वो ही आप उसको खिलाएँ।
यहाँ पर यदि हमने भोजन की बात की है, तो एक तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि कुत्तों का जो फ़ेवरेट भोजन होता है, पेडिग्री वग़ैरह, जो कुत्ते खाते हैं, जो कुत्तों का स्पेशल भोजन होता है, उसके पैकेट खरीद कर भी आप वो चीज़ खरीद खिला सकते हैं, 100 कुत्तों को लेकिन अलग-अलग। या फिर आप खुद के हाथों से बना हुआ भोजन भी खिला सकते हैं। लेकिन ये जो भोजन बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें जो पैसा खर्च होना है, वो जो पैसे खर्च होना है, वो आपको परिवार के सदस्यों से ही इकट्ठा करना है, बराबर-बराबर मात्रा का। आई होप कि आपको केतु से बना हुआ और बाकी ग्रहों से बना हुआ ऋण समझ में आ गया होगा। तो इस श्रेणी में आकर हमारे जितने भी लाल किताब की कुंडली के ऋण होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो है बुद्ध का भेद। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो है बुद्ध का भेद। लाल किताब हो या वैदिक ज्योतिष, बुद्ध एक ऐसा ग्रह है, जिसे जान पाना और जिसके स्वभाव को पढ़ पाना, ये बहुत ज़्यादा कठिन काम कहा गया है, चाहे वो लाल किताब हो या वैदिक ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है, अच्छा हो या बुरा, उसके अनुसार ही वो अपना प्रभाव देने लगता है। तो इसी चीज़ को लाल किताब में भी बुद्ध का भेद के नाम से बताया गया है, जिसमें बुद्ध के किस ग्रह के द्वारा अपना वो भेद बताएगा, मतलब बुद्ध का जो अपना भेद होता है, अपना जो स्वभाव वो किसके पास उसने सीक्रेट रखा है, अपना जो उसका स्वभाव है वो किसके पास गुप्त रखा है। तो लाल किताब में बुद्ध का भेद निकालने के लिए एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन रूपचंद्र जोशी जी ने हमारे साथ शेयर की है, वो मैं आपके साथ बात करूँगा और शेयर भी करूँगा। अभी तक तो हमने रणों के माध्यम से काफ़ी थ्योरेटिकल को पार्ट पढ़ा है, अब हम आपके साथ थोड़ा-सा मैथमेटिक्स का पार्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। तो बुद्ध का भेद का सीधा-सा मतलब है कि ये आपको तभी जानना है, जब बुद्ध जो है वो कुंडली में अकेला बैठा हो। कुंडली में किसी भी खाने में यदि वो अकेला बैठा है, तो बुद्ध अपना जो भेद होता है, मतलब अपनी जो बातें होती हैं, जो अपना रहस्य होता है, वो किसी न किसी प्लैनेट को बता कर रखता है और वही प्लैनेट के पास बुद्ध का भेद होता है। जैसे आप लोग भी अपनी-अपनी कुछ गुप्त बातें होते हैं, जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो कुछ कुछ लोगों को बता देते हैं। सबको नहीं बताते, कुछ-कुछ को बता देते हैं। तो वैसे ही बुद्ध ने भी अपने जो सीक्रेट्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्लैनेट को बता कर रखते हैं। तो ये जो कोई ना कोई प्लैनेट होता है, वो हर चार्ट के हिसाब से अलग-अलग होता है। तो आपको बुद्ध का भेद तभी निकालना है, जब आपकी कुंडली में बुद्ध जो है, वो किसी भी खाने में अकेला बैठा हो। अदरवाइज़ यदि वो किसी ग्रह के साथ बैठा है, तो वो उसी प्लैनेट के अकॉर्डिंगली काम करेगा, उसी पे प्लैनेट के अकॉर्डिंगली ही रिज़ल्ट देगा। तो चलिए हम अब बुद्ध के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को स्क्रीन शो रही होगी। बुद्ध का भेद निकालने के लिए रूपचंद्र जोशी जी ने एक प्री डिफाइंड टेबल हमारे साथ शेयर की है और इस प्री डिफाइंड टेबल में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे-जैसे सभी ग्रहों के पॉइंट दिए गए हैं, वही सारे के सारे पॉइंट एज़ इट एक स एक एकदम वैसे के वैसा आपको कैलकुलेशन करना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन शो हो रही होगी कि सन मतलब सूर्य को 9 पॉइंट दिए गए हैं, चंद्रमा को 8 पॉइंट दिए गए हैं, शुक्र को 7 पॉइंट दिए गए हैं, गुरु को 6 पॉइंट दिए गए हैं, मंगल को 5 पॉइंट दिए गए हैं, बुध को 4 पॉइंट दिए गए हैं, शनि को 3 पॉइंट दिए गए हैं, राहु को 2 पॉइंट दिए गए हैं और केतु को 1 पॉइंट दिए गए हैं। अब ये जो पॉइंट डिवीज़न किया गया है हर एक ग्रह का, ये पंडित रूपचंद्र जोशी जी ने किस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए कहा गया है या दिया गया है, इसका जो इसके पीछे का जो राज़ है, वो तो पंडित जी को ही पता होगा। तो हमें इस कॉन्सेप्ट पे
या इस मैथमेटिक्स प्री डिफाइंड टेबल पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। हमें केवल इसको याद करना है और इससे ही बुद्ध का भेद निकालना है। तो बुद्ध का भेद निकालने के लिए सबसे सिंपल और ईज़ी तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको ये जो पॉइंट दिए गए हैं, वो आप एक जगह नोट डाउन कर लें। अब हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आपको एक चार्ट शो हो रहा है, ये एक लाल किताब का चार्ट है, जिसमें केतु जो है वो खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है, चंद्रमा खाना नंबर 5 में बैठा हुआ है, शुक्र खाना नंबर 10 में बैठा हुआ है, राहु खाना नंबर 9 में बैठा हुआ है, सूर्य खाना नंबर 11 में बैठा हुआ है, बुध और शनि खाना नंबर 12 में बैठे हैं, गुरु और मंगल खाना नंबर 1 में बैठे हुए हैं। तो अब हमें जब बुध का भेद निकालना है या बुध के भेद का कैलकुलेशन करना है, तो केवल और केवल आपको वो पॉइंट की जो टेबल मैंने आपके साथ अभी शेयर की थी, वो आपको याद रखना है। ये जो टेबल है, वो आपको यहाँ भी शो हो रही होगी। अब आपको कैसे देखना है, इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि 4 रोज़ हैं, रो जो हैं, वो 4 हैं और कॉलम जो हैं, वो 10 हैं। एक प्लैनेट का कॉलम है, एक गुरु का, सूर्य का, चंद्रमा का, शुक्र का, मार्स का, बुध का, शनि का, राहु का और केतु का। वहीं पर जो रोज़ हैं, एक तो प्लैनेट की रोज़ है, दूसरी हाउसेस की रोज़ है, तीसरी ग्रह बल की रोज़ है और चौथी टोटल की रोज़ है। तो ये जो इन हाउसेस जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जुपिटर जो है वो इस चार्ट में, एक एग्ज़ाम्पल चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो गुरु है वो खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है। सूर्य खाना नंबर 11 में बैठा हुआ है। चंद्रमा खाना नंबर 5 में बैठा हुआ है। शुक्र खाना नंबर 10 में बैठा हुआ है। मार्स खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है। बुध जो है वो खाना नंबर 12 में बैठा हुआ है। शनि खाना नंबर 12 में बैठा हुआ है। राहु खाना नंबर 9 में बैठा हुआ है और केतु खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है। और मैंने आपके साथ अभी एक प्री डिफाइंड टेबल शेयर की थी कि पंडित रूपचंद्र जोशी जी ने गुरु को कितने पॉइंट दिए हैं? 6 पॉइंट दिए। सूर्य को 9 पॉइंट, चंद्रमा को 8 पॉइंट, शुक्र को 7 पॉइंट, मंगल को 5 पॉइंट, बुध को 4 पॉइंट, शनि को 3 पॉइंट, राहु को 2 पॉइंट और केतु को 1 पॉइंट। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड पॉइंट दिए गए हैं। अब आपको ये जो 2 रोज़ हैं, इन हाउसेस की और ग्रह बल की, इनको बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। तो आप देखेंगे कि 6 into 1 is equal to 6, 9 into 11 is equal to 99, 8 into 5 is equal to 14, 7 into 10 is equal to 70, 5 into 1 is equal to 5, 4 into 12 is equal to 48, 3 into 12 is equal to 36, 2 into 9 is equal to 18। यहाँ पर शायद थोड़ा-सा गलत लिख दिया है, इसका मतलब है 18। 3 into 1 is equal to 3। इस प्रकार से आपके पास ये जो टोटल पॉइंट है वो आ जाएँगे। इसे हमने टोटल कर लेना है, इसे हमको टोटल कर लेना है। तो जब आप इसका टोटल करेंगे, तो आपके पास मान लीजिए 309 टोटल आता है।
और हमारे पास 9 प्लैनेट हैं, 9 ग्रह हैं, तो आप 9 से इसको डिवीज़न करेंगे। तो जब आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, कि इसमें रिमाइंडर 3 बचता है हमारे पास। तो ये जो रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसको आप देखिए कि रूपचंद्र जोशी जी ने जो रिमाइंडर 3 आया है, वो किस प्लैनेट को दिया है। तो रिमाइंडर 3 जो है वो शनि को दिया है। तो इस कुंडली में ये जो 3 पॉइंट है जो कि शनि को इंडिकेटेड कर रहा है, इसका मतलब इस कुंडली में बुध का जो भेद का जो प्लैनेट है वो है शनि। इस कुंडली में बुध का भेद शनि के द्वारा डिफाइन होगा। जैसा कि आपको चार्ट में भी शो हो रहा है कि बुध और शनि एक साथ बैठे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि बुध जो है वो अपना भेद जिसके साथ बैठता है, उसके अनुसार ही रिज़ल्ट देने लगता है। तो यहाँ पर बुध और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, इसलिए शनि यहाँ पर बुध का भेद निकल कर आया है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि बुध का भेद आप तभी निकालें जब बुध जो है वो किसी भी खाने में अकेला बैठा हो, ताकि हमें उसका भेद पता चल जाए कि उसने अपना भेद किसके पास रखा हुआ है, और वही प्लेनेट बुध का स्वभाव के बारे में बताएगा। तो इस कुंडली में जैसे कि बुध का भेद शनि निकल कर आया है, इसके अतिरिक्त यदि किसी का रिमाइंडर 0 आता है ना? यदि किसी का रिमाइंडर 0 आता है, तो बुध का भेद इस स्थिति में वो प्लैनेट होगा जो कि 5th हाउस में बैठा होगा, है ना? मान लीजिए रिमाइंडर जब आप करेंगे, भाग देंगे, डिवीज़न करेंगे तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। तो यदि 0 रिमाइंडर आ रहा है तो इस स्थिति में आपको बुध का भेद खाना नंबर 5 में जो भी ग्रह बैठा होगा, वही बुध का भेद बताएगा। मान लीजिए कि खाना नंबर 5 में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो मैंने आपके साथ ताकत का पैमाने का कॉन्सेप्ट शेयर किया था, ताकत का पैमाना। तो उन 3-4 प्लैनेट में जितने भी साथ में बैठे हुए हैं, उनमें से आप देखिए कि सबसे ज़्यादा मजबूत ताकत का पैमाने का बल किसका है? जिसका ज़्यादा ताकत होगी, बल होगा, उसके जैसा ही बुध अपना भेद रखेगा। यदि खाना नंबर 5 खाली होता है, यदि खाना नंबर 5 खाली होता है, तो खाना नंबर 5 में आप ये देखिए कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। खाना नंबर 5 खाना नंबर 5 का जो स्वामी है, वो है सूर्य, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की 5 खाना नंबर 5 में आती है। तो अब आप उस चार्ट में देखिए कि सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है। सूर्य जहाँ पर भी बैठा होगा, वही उसका बुध का भेद होगा। सूर्य जिस खाने में बैठा होगा, उस खाने का जो लॉर्ड होगा, वही उसका बुध का भेद होगा। तो आई होप कि आपको बुध का भेद समझ में आ गया होगा। मैंने आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि मान लीजिए कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है, तो इस स्थिति में हमारे पास 3 कंडीशन बनती हैं कि या तो खाना नंबर 5 में कोई एक प्लैनेट हो सकता है, तो यदि खाना नंबर 5 में कोई एक प्लैनेट होता है, तो वही बुध का भेद बनेगा। लेकिन यदि खाना नंबर 5 में 1 से ज़्यादा ग्रह हैं, तो फिर आप उन सारे ग्रहों में ये देखिए कि सबसे ज़्यादा ताकत का बल मतलब ताकत का पैमाने का बल किसका है? जिसका होगा वही बुध का भेद होगा। और एक स्थिति यह भी होगी कि उस खाने में कोई भी प्लैनेट नहीं होगा। तो फिर इस स्थिति में आपको ये करना है कि खाना नंबर 5 का जो स्वामी है वो सूर्य है। तो सूर्य आप देखिए कि आपके चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, जहाँ पर बैठा हुआ होगा वही प्लैनेट बुध का भेद खोलेगा।
बुद्ध का भेद, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बुद्ध का भेद की अब हम रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि बुद्ध प्रकृति में जहाँ हरा-भरा ग्रीनरी चीज़ों को बताता है, वहीं पर पृथ्वी में या इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गोल चीज़ें हैं, बॉल, गेंद, जो भी चीज़ जिसका साइज़, जिसका आकार गोल है, वो सारी की सारी बुद्ध हैं। तो बुद्ध के भेद की जो रेमेडीज़ हैं, वो भी कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि जैसे कि आप देखते हैं इस चार्ट में कि इसका चार्ट में बुद्ध का भेद शनि का निकल कर आया है। तो एक आप सभी को नहीं, इस चार्ट के व्यक्ति को एक लोहे की गोल गोली लेगा, लोहे की एक गोल सर्कल आकृति की एक गोली बना लेगा लोहे की, आयरन की, और उसमें रेड कलर करा देगा। तो वो बुद्ध का भेद की उपाय हो जाता है। तो यदि किसी का बुद्ध का भेद सूर्य निकल कर आएगा, तो आप कॉपर की गोली लेंगे और कॉपर की गोली लेकर उसमें रेड कलर करा देंगे। यदि किसी का चंद्रमा बुद्ध का भेद बनकर आ रहा है, तो आप सिल्वर की गोली लेंगे, सिल्वर की गोली में रेड कलर करा देंगे। यदि किसी की वीनस बुद्ध का भेद निकल कर आ रहा है, तो मिट्टी की गोली लेकर उसमें लाल कलर करा देंगे। यदि किसी का बुद्ध का भेद गुरु बनकर आ रहा है, तो आप सोने की गोली लेकर उसमें लाल कलर करा देंगे। यदि किसी का यदि किसी का मार्स मतलब मंगल बुध का भेद निकल कर आ रहा है, तो आप कॉपर की गोली लेंगे और उसमें लाल कलर करा देंगे। यदि किसी का बुध का भेद खुद बुध ही है, मरकरी ही है, तो आप मार्बल लेंगे, हरे कलर का मार्बल, उसकी आप गोली बनाएँगे और उसको लाल कलर से रंग देंगे। यदि किसी का बुध का भेद राहु होता है, तो आप टिन टिन धातु की टिन धातु की गोली लेंगे और उसमें लाल कलर करा देंगे। यदि किसी का केतु बुध का भेद आता है, तो आप मल्टी कलर का मार्बल लेंगे, मल्टी कलर का, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं। मल्टी कलर का एक मार्बल लेंगे और उसमें लाल कलर करा देंगे, तो ये केतु का उपाय हो जाता है। तो जो भी आपका बुध का भेद का प्लेनेट आता है, उसकी आप गोली बनाकर उसमें लाल कलर कराकर उसे अपने गले में या फिर अपनी पास रखें, पर्स में, वॉलेट में। तो बुध का भेद का यहाँ पर उपाय हो जाता है। यहाँ पर बुध का भेद का उपाय आपको तभी करना है जब आपकी कुंडली में बुध खराब हो। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध अच्छा होगा, तो वो स्वभाव भी अच्छा ही देगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बुध अपना भेद किसी प्लेनेट के साथ रखता है। तो भले ही आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, लेकिन बुध का भेद का जो प्लेनेट निकल कर आया है, वो हो सकता है आपकी कुंडली में खराब है। तो इस स्थिति में आपको बुध खराब रिजल्ट ही दे रहा होगा। तो आपको इस प्रकार से बुध का भेद का उपाय करना है कि बुध का भेद का जो प्लेनेट है, यदि वो कुंडली में अच्छा है, तब तो आपको उपाय नहीं करना है। लेकिन यदि वो खराब है, तो फिर आपको ये गोली का उपाय ज़रूर करना है। ये गोली का जो आकार है या जो साइज़ है, वो आप मार्केट में भी इसकी ऑलरेडी मिलती हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बुध का भेद देखिए कुछ इस तरह से।
ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, इस तरीके से आप गोलियाँ बनवा सकते हैं, जैसा कि आपको ये स्क्रीन में शो हो रहा है। और ये इसके ही साइज़ की बनवाएँ, एटलीस्ट 4 एमएम से तो ऊपर ही होना चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिव होती है। आई होप कि आप सभी को ये बुद्ध का जो भेद है वो समझ में आ गया होगा। आप इसको रेडीमेड भी मँगवा सकते हैं, जैसे कि ऐसे नेट में आप ऐसे डाल सकते हैं, आयरन गोली पॉकेट, आयरन नहीं, अरे ये नहीं, आयरन नहीं, सिल्वर। ये देखिए, इस तरीके से आप ये हो गया एक, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, आप कुछ इस तरह से भी मँगवा सकते हैं, या आप अपने आस-पास किसी भी सोनी सोनी वगैरह से बनवा सकते हैं, जिसमें ये हुक होता है। यदि आप इसमें हुक लगवा लेते हैं, तो ये घूमेगी भी नहीं। ये इस तरह से भी आप बनवा सकते हैं। तो जो भी आपका बुद्ध का भेद का प्लान निकल के आ रहा है, उसकी आप इस तरीके से गोली बनवा के अपने गले में टाँग सकते हैं और रख भी सकते हैं, बस आपको अच्छे से सुरक्षित रखना है। तो आई होप कि आपको बुद्ध का जो भेद है वो समझ में आ गया होगा। मिनिमम इसका जो साइज़ है वो 4 एमएम तो होना ही चाहिए। 4 एमएम होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त अब हम बात करने वाले हैं शादी में मंदे ग्रहों का उपाय। शादी में मंदे ग्रहों का उपाय। शादी में मंदे ग्रहों का उपाय आप सभी जानते हैं कि शादी अर्थात विवाह एक ऐसा समारोह है, एक ऐसा फेस्टिवल है या एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 2 आत्माओं का एक साथ मिलन होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक रीति-रिवाज़ों से या अपने-अपने समाज के जो रीति-रिवाज़ होते हैं, उनमें आप देखते हैं कि काफ़ी मंत्रों के माध्यम से जो उनकी पूजा-पाठ या विधि-विधान होते हैं, उनमें वो सारी की सारी देवी-देवताओं, कुल देवी-देवताओं, ग्रह देवी-देवताओं, पंच देवी-देवताओं, नवग्रह देवी-देवताओं, कुल देवी-देवताओं को पुकारते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। अग्निदेव जिनके साक्षी देव होते हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, इनके साक्षी देव हैं। तो आप देखेंगे कि जब आपकी कुंडली में मंत्र पढ़े जाते हैं शादी में, तो ये जितने भी ग्रह होते हैं, देवी-देवता होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जब देखते हैं कि आप सारे देवी-देवताओं को इन्विटेशन भी देते हैं। हम एक कार्ड जो है वो अपने घर के मंदिर में रखते हैं, अपने घर के आस-पास के जो हमारे बड़े-बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ पे भी इनवाइट करके रखते हैं। तो आप देखें कि आपका इन्विटेशन जो है, जब आप किसी का इनवाइट करते हैं, तो वो देवी-देवता कहीं न कहीं आपकी शादी में उपस्थित होते हैं। तो ये जब उपस्थित होते हैं, इसका मतलब ये जो शादी समारोह है, उस वक़्त सारे के सारे देवी-देवता एक्टिवेट रहते हैं। तो ये वो ऐसा वक़्त होता है कि पुरुष की कुंडली से
जो फीमेल की कुंडली होती है, जो फीमेल औरतों की जो कुंडली होती है, लेडीज़ की जो कुंडली होती है या जो लड़की की कुंडली होती है, वो ज़्यादा हैवी हो जाती है। मतलब यदि किसी चार्ट में महिला का मतलब लड़की का चार्ट में थोड़े ग्रह हैं खराब, तो वो ग्रह जो हैं वो उसके हस्बैंड के चार्ट में या पति के चार्ट में भी उनका असर होता है। लेकिन पति का चार्ट यदि मजबूत हो तो वो असर लड़की के जीवन में भी कम हो जाता है। आप देखते हैं कि किसी गरीब लड़की की शादी जब किसी अच्छे परिवार के लड़के के सदस्य से होती है, तो उसकी किस्मत बदल जाती है, भले ही उसकी कुंडली में कितने ही ग्रह खराब हों। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि या तो लड़की की कुंडली खराब होगी या तो लड़के की खराब होगी। तो जिसकी ज़्यादा खराब होगी, उनका वैवाहिक जीवन उसके बाद से उस जातक या जातिका की कुंडली के द्वारा खराब हो जाती है। तो ये जो वैवाहिक जीवन का जो कार्यक्रम है, आप उसी वक़्त शादी के वक़्त के जो मंदे ग्रह होते हैं, आप उनका उपाय करा सकते हैं, ताकि आपका आने वाला वैवाहिक जीवन सफल हो सके। तो लाल किताब में शादी के वक़्त मंदे ग्रहों का भी एक उपाय बताया है कि जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में ग्रह मंदे होंगे या खराब होंगे, उसे ये उपाय करना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे वैदिक रीति-रिवाज़ों या किसी भी समाज की शादियों में बहुत सारे शगुन होते हैं, बहुत रिवाज़ होते हैं, जिसमें जीजाओं का, फूफा, बुआ, मौसी, मामा सबका कोई ना कोई एक शगुन होता है। वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये इसलिए कराए जाते हैं ताकि हर व्यक्ति के द्वारा जो उस व्यक्ति से संबंधित प्लैनेट है, जैसे बुआ बुध से संबंधित है, मौसी, चाची ये सब बुध से संबंधित हैं, बहनें बुध से संबंधित हैं, शुक्र से संबंधित हैं, फूफा, मामा, ताऊ ये सब किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। तो जब इनके द्वारा कोई शगुन किए जाते हैं, इसका मतलब है कि वो प्लैनेट का अपन अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, तभी इन लोगों के द्वारा वो शगुन कराए जाते हैं। तो शादी के वक़्त जो मंदे ग्रह होते हैं, उनका भी आप इसी तरह के उपाय कर सकते हैं। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये केवल और केवल जिनकी शादी होनी है या हो रही है, उनको ही करना चाहिए। ये तब अप्लाई नहीं होते हैं कि किसी की शादी हो गई और फिर आपको करनी है, नहीं। फिर जो उपाय किए जाएँगे, वो तो कुंडली के हिसाब से ही किए जाएँगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति की शादी हो रही है और उसके चार्ट में ग्रह खराब हैं, तब आप वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो, शादी के वक़्त। तो उपाय कुछ इस प्रकार से है कि जिस भी जातक या जातिका कुंडली में ग्रह मंदे हैं, उन सभी ग्रहों के उन सभी ग्रहों के कम से कम 2-2 रत्न या धातु ले लें। 2-2 रत्न या धातु ले लें और उनकी 2-2 पोटलियाँ बना लें। 2-2 पोटलियाँ बना लें और आपको पोटली बनानी है, कपड़े का रंग लाल या पीला होना चाहिए। तो दोनों पोटलियों में से एक-एक पोटलियों में एक-एक रत्न डालें। एक रत्न एक पोटली में, एक रत्न दूसरी पोटली में। एक रत्न एक पोटली में, दूसरा रत्न दूसरी पोटली में। इस प्रकार से जितने भी ग्रह हैं, उन सारे के सारे ग्रह के 2-2 रत्न लें, जिसमें से एक रत्न एक पोटली में, दूसरा रत्न दूसरी पोटली में डालें। अब यहाँ पर आपको सारे ग्रहों के रत्न लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो आपकी कुंडली में मंदे हैं,
मंदे ग्रह हैं या खराब ग्रह हैं, उनका ही लेना है। सभी ग्रहों की रत्न लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मंदे ग्रह हैं, उनका ही। अब आपने हर ग्रह के 2-2 रत्न ले लिए और उनकी 2-2 पोटलियाँ बना ली। अब ये जो 2-2 पोटलियाँ हैं, ये इन दोनों पोटलियों का वज़न बराबर होना चाहिए और फिर शादी के वक़्त लड़की का पिता या कोई संबंधी जो कि कन्यादान कर रहा हो, वह शादी के वक़्त दोनों पोटलियों को लड़की के हाथ में दे और शादी हो जाने के बाद जब लड़की को है ना? अब शादी हो जाने के बाद ये 2 पोटलियाँ जो हैं, उनमें से एक पोटली को उसे आजीवन हमेशा अपने पास ही रखना है, एक पोटली और दूसरी जो पोटली है, वो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब आप कहेंगे, ये जो पोटली है, वो तुरंत तो कोई बहाने जाएगा नहीं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 दिन पहले जाकर किसी भी आस-पास के बहते हुए जल नदी से या झरने से या झील वगैरह से वहाँ का पानी ले आएँ, किसी पात्र में और वो पात्र आप शादी के वक़्त लेकर आएँ। और जब आप वो पात्र लेकर आए हैं, तो ये उपाय कि जो एक पोटली है, वो उस पोटली को उस पात्र के पानी में रख दें। तो यहाँ पर उसका शगुन हो जाता है और फिर वो पोटली सहित उस पानी को बहते हुए जल में सिरा दें। अब उसको लेके रखना नहीं है। तो आपके पास केवल एक पोटली बचेगी, वो पोटली उस लड़की को या लड़के को हमेशा अपने पास आजीवन रखना है। यदि किसी तरह से उसकी ये पोटली गुम जाती है, चोरी हो जाती है, तो वो इस स्थिति में फिर से ये उपाय करेगा। उसे फिर से 2-2 पोटलियाँ बनानी पड़ेंगी, जिसमें से एक पोटली को फिर से वो बहाएगा और दूसरी पोटली को फिर से वो अपने पास रख लेगा। अब आप बोलेंगे कि मान लीजिए किसी की गुम जाती है, तो ये उपाय तो शादी के वक़्त होता है। तो आपने उपाय को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है, पहले ही। अब आप उसको यदि किसी कारण से गुमा भी देते हैं या गुम जाती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो जाएँगे। वो जो पोटली है, वो आपको आजीवन अपने पास रखनी है, ना चोरी होने देना है, ना उसे गिरवी रखना है, ना बेचना है। तो आप देखेंगे कि वो जो वैवाहिक जीवन होगा, वो काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगेगा। ये आपको उपाय उस शादी वक़्त के दौरान ही कराना है। तो आई होप कि आप सभी को शादी के वक़्त मंदी ग्रहों का उपाय कैसे किया जाता है, वो सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कि किसी की कुंडली में सूर्य मंदा है, तो आपको तांबा लेना है या रूबी रत्न लेना है। यदि चंद्रमा मंदा है, तो चंद्रमा की गोली या मोती लेना है। यदि मंगल खराब है, तो तांबा लेना है या तो मूंगा लेना है। बुध खराब है, तो काँच की गोली लेना है या पन्ना लेना है। शुक्र खराब है, तो ओपल लेना है या चांदी लेना है। शनि खराब है, तो नीलम लेना है या लोहे का टुकड़ा लेना है। राहु खराब है, तो गोमेद लेना है या रागा या पंचधातु लेना है। केतु खराब है, तो लहसुनिया लेना है या रांगा लेना है। गुरु खराब है, तो आप सुनहला लेना है या फिर पुखराज लेना है या फिर सोना लेना है। तो जो भी ग्रह मंदा है, उससे संबंधित धातु लेना है या फिर उसका रत्न या उपरत्न लेना है। तो आपका उपाय इस प्रकार से संपन्न हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि इसमें कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। ये जो शादी के वक़्त का मंद ग्रह का उपाय है, ये केवल आपको उसी वक़्त कराना है, जब किसी व्यक्ति की शादी हो रही हो। यदि किसी की शादी हो गई हो और उसके बाद कराना चाहते हो, तो ये वहाँ पे नहीं हो पाएगा।
उस स्थिति में केवल और केवल कुंडली के चार्ट के अनुसार ही आपको उपाय करानी होती है। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकती हैं।